नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जिसका सियासी वजूद, प्रशासनिक वजूद बहुत बड़ा है, वो जिला है कांगड़ा। क्योंकि प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 15 विधानसभा क्षेत्र अकेले इस कांगड़ा जिला में है और जो बहुमत यहाँ से लेता है उसकी सरकार बनती है। इस बार भी सरकार बनी, 15 में से 10 सीटें कांग्रेस ने जीती और कांग्रेस की सरकार बनी। तो पलड़ा कांग्रेस का बारी रहा, लेकिन ये जिला अनदेखा क्यों है? इसकी उपेक्षा क्यों हो रही है? मामला भाजपा ने उठाया है, हमलावर होके उठाया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व मंत्री पहले विपिन परमार जी ने उठाया, उसके बाद महामंत्री भाजपा के त्रिलोक कपूर जी ने उठाया। इसके अलावा भी कई नेता कांगड़ा के जो भाजपा के हैं लगातार हमला बोल रहे हैं कि इस जिले की अनदेखी की जा रही है। राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से, क्योंकि इस पूरे जिले से एक मंत्री मंडल में एक स्थान दिया गया है। जबकि जो शिमला जिला है, वहां से 10 शिमला में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 7 कांग्रेस ने जीते हैं और 3 मंत्री बनाए हैं। जबकि 4-5 लोग कहीं न कहीं बड़े ओहदों पे भी लिए गए हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर राजनीतिक तौर पे क्यों उपेक्षित हो रहा है कांगड़ा जिला। और हमारे साथ चर्चा में आज भाग ले रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं उमेश दत्त जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं युवा कांग्रेस के अमित पठानिया जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमन राकेश आल्टा जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले उमेश दत्त जी के पास जाऊँगा। उमेश जी, बड़ा बयान आया है। एक तो पूरी तरह से कि फ्रॉड तरीके से सरकार बनाई गई, त्रिलोक कपूर जी ने कहा, और कांगड़ा के साथ ही फ्रॉड कर दिया। उनका एक बड़ा आरोप है और कुछ चीज़ें उन्होंने गिनाई हैं, आपने भी देखी होंगी कि कहीं टांडा में हिमकेयर योजना बंद है, 30 करोड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं दिए जा रहे हैं। वो डिमांड जबकि जून माह की है, आज तक नहीं दिए जा रहे हैं। एफसीए के जमा होने हैं, फिर जमीन ट्रांसफर होगी, फिर वो विश्वविद्यालय का चंद्रांगल में कैंपस बनेगा। इस तरह के और भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान सुक्खू सरकार में कांगड़ा जिला उपेक्षित क्यों चल रहा है? जी उमेश जी। देखिए, ये तो सर्वविदित है और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जी का जो बयान आया है, विपिन परमार जी का जो बयान आए आए हैं, विक्रम जी के जो बयान बयान आए हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार बयान दे रहे हैं, उसके पीछे तथ्य हैं। ये भी सर्वविदित है जो आपने भी कहा कि सरकार कांग्रेस की सरकार में जो भागीदारी है 40 सीटों में, उसमें 10 सीटें केवल और केवल कांगड़ा जिला से हैं। और जी, वैसे भी सियासी रूप से कांगड़ा जिला एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, हालाँकि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की बात करती है। लेकिन कांगड़ा जिला एक महत्वपूर्ण जिला है, इससे दो राय हम नहीं रख सकते। और जब हम कहते हैं कि कांग्रेस कैसे सत्ता में आई, तो कांग्रेस ने जो 10 गारंटियाँ दी, वो लोगों को गुमराह करके दी। जो उन्होंने शब्द उपयोग किया है, वो शब्द रेलेवेंट है आज की समय में कि जिस तरह से आपने कहा कि ₹1500 देंगे हर महिला को, आज 10 महीने हो गए, आज 10 महीनों के बाद भी ₹1500 नहीं मिला, ₹15,000 एक महिला के हो गए। उसके जी, बाद ये आपने तो आपने आपने ये सारे विषय हैं और बिल्कुल लेकिन गारंटी की बात कांगड़ा है। जी, हाँ, कांगड़ा जिले में जब हम देखते हैं, तो पिछली सरकार में 3 मंत्री थे, 1 विधानसभा के अध्यक्ष थे। आज की सरकार में 1 मंत्री है और 1 ही मंत्री है। उसके बाद जब हम वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के टूर्स देखें और मंत्रियों के टूर्स देखें, तो जिस तरह से प्रदेश में टूर्स होते हैं, कांगड़ा में टूर नहीं हो रहे हैं। कांगड़ा के मुख्यालय में टूर नहीं हो रहे हैं, कांगड़ा के अलग-अलग जगहों पर विधानसभा में भी टूर नहीं हो रहे हैं। 10 महीनों में आदरणीय जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, 2-2, 3-3 बार एक-एक विधानसभा में जा चुके थे। आज मुख्यमंत्री जी के टूर नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण मुद्दा है, धर्मशाला में उसका केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक कैंपस प्रस्तावित था। आज उसके 30 करोड़ रुपए एफसीआई को फॉरेस्ट कॉर्प में जमा होने हैं, वो सरकार जमा नहीं कर रही है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जयराम जी के नेतृत्व में इंद्रू नाग में जो हाई एल्टीट्यूड एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, उसका सपना देखा था, लेकिन आज उसकी जमीन जो है वो सरकार पिछले 10 महीनों में नहीं कर पा रही है। आज स्टोन क्रशर्स जो है वो कांगड़ा जिला के बंद हैं। आज लोग अपने घरों की रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। नवरात्रे बीत गए, दीपावली बीत गई। आज लोग अपने घरों के मुहूर्त जो निकाल कर बैठे थे, आज उस पर भी वो नींव पत्थर नहीं रख पाए हैं। आज अगर हम ध्यान दें तो धान की खेत
जो इस दौरान भारी बारिश के दौरान जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से कांगड़ा जिले में हुआ, आज उसके प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो 4 लेन्स के चल रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट विस्तारीकरण का है, उसमें भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भूमिका होनी चाहिए उसको जल्दी करने में, उसमें भी सरकार पीछे है। मेडिकल कॉलेज टांडा में अगर हिमकेयर नहीं लग रही है, हिमकेयर के कार्ड नहीं चल रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। जो बहुत से नुकसान वाले क्षेत्र थे, सुलह विधानसभा क्षेत्र में परमार नगर हुआ, ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में कोटला हुआ, शाहपुर विधानसभा में हुआ, और अगर हम कांगड़ा के साथ चंबा को भी जोड़ ले, हालांकि ये चंबा का मैटर नहीं है, लेकिन चंबा जिले में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, भरमौर का क्षेत्र कितने दिन बंद रहा, चुरा का क्षेत्र बंद रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहां जा ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कांगड़ा के साथ अन्याय हो रहा है, और गुमराह करके आई हुई सरकार जो है वो अब कांगड़ा के साथ फ्रॉड कर रही है, कांगड़ा के लोगों को गुमराह कर रही है, और कांगड़ा के लोग इस सरकार को जल्दी ही जवाब देंगे। आज 4-5 महीने के बाद जब जो चुनाव है, तो पूरे प्रदेश में भी इनको जवाब मिलने वाला है, और कांगड़ा में भी बड़ा जवाब मिलने वाला है। जो मैंने 1500 रुपए का मैटर बताया है आपको, कांगड़ा जिले में आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं, उन्होंने वोट जो है वो कांग्रेस को दिया, और 1500 रुपया गुणा 10 वो 15,000 का आज इंतजार कर रही है। ये सरकार कांगड़ा के साथ भेदभाव कर रही है, इसमें दो राय नहीं है, और आगे आने वाले समय में इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक विषय और छूट रहा है, जो सचिवालय धर्मशाला में बना है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लगातार मंत्री वहां बैठते थे, लगातार लोग उनसे मिलने जाते थे, अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे। आप अब जब कांगड़ा में मंत्री ही नहीं है, तो उस सचिवालय के वो दरवाजे बंद पड़े हैं, वो कमरों में बंद पड़े हैं, धूल जमी है। तो ऐसी सरकार जो प्रदेश में चल रही है, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जी उमेश जी, आपने कांगड़ा के सचिवालय की बात की। ये हरा भरा तब होता था जब कभी धूमल जी सत्ता में होते थे या वीरभद्र सिंह जी होते थे, तब वहां चहलकदमी होती थी और सरकार बकायदा प्रवास करती थी। पिछली बार जयराम जी की सरकार आई तो उन्होंने पूरी तरह से प्रवास नहीं किया, बीच में गए आगे, और ज्यादा पूरे दिन नहीं लगाए पूरे सर्दियों में। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, उसके बाद तो हुआ ही नहीं ये सिलसिला, और मंत्री बिल्कुल नहीं बैठे। आपके समय में भी, आज भी वही हाल है। पिछली सरकार में बैठे, पिछली सरकार में लगातार उनके मीडिया ने कवरेज दी, ऐसा नहीं है। आप उनके टूर प्रोग्राम, जनवरी फरवरी का टूर प्रोग्राम उठा लीजिए, जयराम जी के प्रोग्राम्स निकालिए, सारे साल के टूर प्रोग्राम्स निकालिए, सारे साल के टूर प्रोग्राम्स निकालिए। सबसे ज्यादा जो मंत्री हैं, क्योंकि कांगड़ा से 3 थे, इसलिए बैठते थे, क्योंकि कांगड़ा से 3 थे इसलिए टूर्स होते थे। लेकिन कांग्रेस के ना तो मुख्यमंत्री का टूर हो रहा है कांगड़ा में, मंत्रियों की बात ही छोड़ दीजिए, मंत्रियों की बात ही छोड़ दीजिए। अब इनके तो एक चंद्र कुमार जी है, उन्होंने तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है उसकी। आपके तो 3 एक आधी बार गए हैं, इन्होंने तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है। चलिए अमित जी के पास जाता हूँ। अमित जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सियासी तौर पे इस जिले का बहुत बड़ा कद था और है भी, लेकिन लीडरशिप क्राइसिस है आपकी कांग्रेस के अंदर भी है, क्योंकि बड़े लीडर वहां से धीरे धीरे दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। बाली जी थे अभी एक पीछे लीडर, वो भी दुनिया छोड़ के जा चुके। सतमार्जन जी थे, संत राम जी थे, पंडित संत राम जी थे। सुधीर शर्मा वैसे ही आजकल थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप के अभाव में कांगड़ा पिछड़ रहा है। बहुत बड़ा जिला है, इसकी अपेक्षा करना कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी सियासी नुकसान पहुंचाएगा और पूरे प्रदेश में भी इसका एक गलत मैसेज आएगा। जी अमित। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत भी करता हूं, और भाई उमेश दत्त जी का काफ़ी दिनों बाद मुलाकात भी हुई आपके चैनल के द्वारा, उनका भी अभिनंदन सब करता हूं। जैसा कि अब मेरे बड़े भाई उमेश जी ने कहा कि कांगड़ा को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और जैसे इनके त्रिलोक कपूर जी ने कहा कि षड्यंत्र के तहत ये सरकार बनी है, झूठ बोल के सरकार बनी। मैं 3-4 तथ्यों के ऊपर बात रखता हूँ, फिर उसके बाद जो भी आप कहेंगे मैं उसके ऊपर भी जवाब दूंगा। इनके 3 मंत्री थे, आप इनसे ये पूछिए कि तीनों मंत्रियों ने, जो आपके इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे, क्या उन्होंने कितनी बड़ी इंडस्ट्री कांगड़ा में 5 सालों में ला दी? फिर आपके हेल्थ मिनिस्टर थे, आपके हेल्थ मिनिस्टर को क्यों हटाना पड़ा एकदम से? क्या उन्होंने कौन सा ऐसा मेडिकल हर विधानसभा में दे दिया, सोर्सेज दे दिए, मेडिकल सोर्सेज दे दिए?
फिर तीसरे उनके जो मंत्री थे, जो वन मंत्री भी आपके बाद में बने, तो ऐसा कौन से वन मंत्री ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जी उनकी विधानसभा ही उनको बदलनी पड़ गई। तो ऐसे ही बातें आप तब करिए जब आप खुद पाक धुले हो। पहली बात, 10 महीने की सरकार में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस तरीके से कांगड़ा को मान सम्मान दिया है, और जिस प्रकार से कांगड़ा को आने वाले समय में मान सम्मान मिलेगा, वो काबिल तारीफ है। पहली बात मैं आपको कहूँ, चौधरी चंद्र कुमार जी वरिष्ठ मंत्री थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको मंत्री बनाया। कैबिनेट रैंक आपको रघुवीर सिंह बाली जी को दिया गया। आपके कैबिनेट रैंक जो है गोकुल बुटेल जी को आईटी विभाग को दिया गया। सीपीएस आपके 2 बनाए गए। बैजनाथ के आपके विधायक को सीपीएस बनाया गया। हमारे विधायक आशीष बुटेल जी को सीपीएस बनाया गया। ये तो मान सम्मान की बात रहेगी। दूसरी बात कि आते ही सीएम ने ये कहा कि गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो है वो उसको करना है, और युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, वही अधिकारी हैं। कोई डीसी नहीं बदला गया, कोई तहसीलदार नहीं बदला गया, कोई नायब तहसीलदार नहीं बदला गया। वही अधिकारी कैसे आप काम करने लग पड़े जो जयराम जी के सरकार में काम नहीं करते थे। वही अधिकारी कैसे आप रोड मैप तैयार कर रहे हो। रोड मैप तैयार क्या, मतलब अमलीनामा कैसे बना रहे हैं। और आईआईटी का सबसे बड़ा हब जो आपका आईआईटी का सबसे बड़ा पालमपुर में उसकी जमीन ट्रांसफर हो चुकी है, उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, उसकी आर्किटेक्ट से अप्रूवल भी आ चुकी है। वो कैसे काम हो रहा है, वही अधिकारी हैं, वही डीसी हैं, वही सभी आपके अधिकारी कैसे काम हो रहे हैं। क्योंकि काम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंशा है कि आपको काम करना है। रही बात, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जितने कांगड़ा में अभी दौरे किए हैं, चाहे शाहपुर का हो, चाहे इंदौरा का हो, देखिए वो धरातल में गए। सबसे बड़ी बात है, आप राजीव जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये बाढ़ की समस्या पूरे हिमाचल में आई, वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे और हमारी सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने धरातल पे जाके, नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की मदद करी, लोगों से बात करी, लोगों से दुख सुख जाना, और लोगों को फौरी राहत, जो 5,000 10,000 देते उनको लाख रुपया भी दिया। और पहली बार इतिहास में वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की दूरदर्शी सोच के कारण, जिन्होंने इस प्रदेश के जितने भी लोगों को घर से वंचित होना पड़ा, अपने घर टूटे, कहीं की दुकान टूटी, उनको किराए का प्रावधान जो इसी सरकार ने दिया। और इसी सरकार ने जो है इनको ये कहा गया कि हम 10,000 रुपये आपको पे करके देंगे, 1 लाख रुपया देंगे। मनरेगा के तहत उनके दंगे हर चीज उनको युद्ध स्तर पे दिया, डीसी को फंड भेजे। और आज आपको ये बताते हुए मुझे भी खुशी होती है और गर्व भी है कि इस देवभूमि में जितना तांडव इस आपदा ने मचाया, उस आपदा के निपटने के लिए इस सरकार ने जिस तरीके से हेलीकॉप्टरों की मदद, सरकार की मदद, कोई भी कैजुअलिटी नहीं होने दी, ये दूरदर्शी सरकार की सोच थी। वो अफसरों की सोच थी जो अफसर ग्राउंड लेवल पे काम किया, चाहे मंड क्षेत्र हो। आज ये कहते हैं कि हमारा नुकसान हुआ और क्रशर बंद है। जब ये 5 साल सत्ता में थे, तो आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर कहाँ से थे? आपके जसमो परागपुर से। क्या उनकी, जब वो गाड़ी से अपने जसमो परागपुर से निकलते थे, क्या उनकी आंखें मौन थी? क्या उन्होंने आज तक, मेरे को ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, और ये तथ्य से बात अगली बार डिबेट में आएंगे तो तथ्य भी उसके साथ पेश करूंगा कि आप बताएं 5 साल में कौन सी ऐसी आपने क्रशर इंडस्ट्री को आपने निशानदेही उनकी करी, जो उनकी पट्टे आपने लोड किए थे, क्या उनकी आपने वेरिफिकेशन करी कि कौन सा पट्टा हमने किस व्यक्ति को, किस क्रशर वाले को दिया, क्या उस पट्टे से वो खनन कर रहा है, या अपने पट्टे को छोड़ के किसी दूसरी सरकारी भूमि को तो नहीं कटाव कर रहा है। ये जो 5 साल के जो प्रशासन कुंभकर्ण की सरकार रही है जयराम जी की, अगर जयराम जी इतने पाक और होते तो सरकार को रिपीट करवा के लाते। इसलिए तो आज हाशिए में अगर कांगड़ा आया, वो माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे माननीय जयराम जी और उनके मंत्रियों के कारण आज हाशिए। और फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच को शाबाशी और दाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता की सोच को लेकर आगे बढ़े और कांगड़ा को बहुत बड़ा वो मान सम्मान दे रहे हैं। और आपकी 2 बातें आपको मैं जवाब देना चाहूंगा कि टांडा में हिम केयर का, आपको ये जान के उमेश भाई, आपको भी पहले ये जानकारी लेनी चाहिए, हिम केयर कार्ड आपके टांडा में चल रहे हैं। सिर्फ आपके दो आपका एक सर्जन और दूसरा ऑर्थो, ये 2 डिपार्टमेंटों की सप्लाई इसलिए बंद है क्योंकि 2 जो इनके वेंडर थे उनकी पेमेंट 10 से 15 करोड़ रुपया बन चुकी थी, जो सरकार ने, पिछली सरकार ने 31 मार्च अप्रैल में देनी थी, वो नहीं दी गई थी। तो उसका जो दिसंबर तक देनी थी वो भी नहीं दी गई, क्योंकि सरकार दिसंबर में तो भाजपा की थी, वो पेमेंट नहीं हुई। उस पेमेंट को द्वारा से स्वास्थ्य विभाग ने उसको टैली करने के लिए द्वारा से कमेटी बैठी है, उस टैली जैसे हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, कल ही
मैं अभी बात कर रहा था डिपार्टमेंट से, मैंने अपडेट भी लिया है, पिछले कल ही उसकी पेमेंट जो है 2 करोड़ रुपया उन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने डाल ली है और उनकी सप्लाई जो निरंतर वो आज 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। ये तो हिमकेयर की बात होगी। दूसरा, आप मुझे ये बताइए, फिन्ना सिंह का प्रोजेक्ट कांगड़ा में था, वो कांगड़ा से मंडी में क्यों गया, ये आप बताइए। दूसरी बात, अगर मंडी में यूनिवर्सिटी का जो खोला, सब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सब वहां पे खोला, क्या वो कांगड़ा में नहीं खुली जा सकती थी? कांगड़ा के लोगों के लिए क्या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट 5 सालों में मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या देरा में कौन लेके जा रहा था? अनुराग ठाकुर जी देरा में, धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी माननीय राजा वीरभद्र जी की देन थी, जिन्होंने धर्मशाला में उसको प्रस्तावित किया और शाहपुर में उसकी खोलने के लिए सरकार से आग्रह किया केंद्र सरकार, वो शाहपुर में खुली। परंतु आप शाहपुर को भी धोखा दे रहे हो, धर्मशाला को धोखा दे रहे हो, और आप जाके कह रहे हो कि हमीरपुर में इसको बना दिया जाए। अगर सब कुछ हमीरपुर में मंडी में लेके जाना, तो कांगड़ा की तो बात आप फिर कैसे, किस मुंह से और किस आधार पे आप कांगड़ा की बात कर रहे हो? पहले तो आप इस चैनल के द्वारा आप दर्शकों और इस चैनल में जो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बताओ कि कांगड़ा में पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा आपने काम किया जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी निर्भर बढ़ी है और लोगों की वचनबद्धता जो मंत्रियों की थी वो उन्होंने पूरी की होगी। आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर का मैं आपको हाल बताता हूँ, वहां पे 5 साल वो विधायक और मंत्री रहे। आपके नूरपुर में आज तक, अभी तो सरकार ने उनके 15 डॉक्टरों को भेजा है, 25 डॉक्टर आपके वहां पे खाली थे। जब लास्ट में चुनाव हुआ तो चुनाव के समय में उन्होंने खाली खाना पूर्ति भर दी। तो कहने का मतलब ये है कि उमेश भाई, सरकारें आई हैं और गई होंगी, परंतु इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो मंशा है उनकी बड़ी क्लियर है। जब तक बजट मंशा दिखनी चाहिए हमें जी, क्योंकि हालांकि ये पॉलिटिकल तौर पे तो इग्नोर्ड है, मतलब क्योंकि 10वां हो गए हैं। आप जो सीपीएस 2 सीपीएस की बात कर रहे हो, वो माननीय हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में गई है सरकार। कभी भी ऐसा रिवर्स फैसला आ सकता है। कल हेयरिंग है, उसमें ये सब लोग वापिस होंगे। एक तो सरकार में भागीदारी, दूसरा अब सवाल ये है कि शिमला जिला से 8 विधायक, उनमें से 7 सीटें आप जीतते हो, 8 में से 3 आप मंत्री बना देते हो, ये कहाँ का न्याय है? कांगड़ा में 15 में से 10 सीटें लेते हो, आप 1 मंत्री बनाते हो, कहाँ का न्याय है? इसलिए भाजपा ने मुद्दा बहुत अच्छा पकड़ा है और ये कहीं ना कहीं कांगड़ा में आप पे आपकी पार्टी के ऊपर हावी रहेगा ये मुद्दा। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो अमित जी ने कहा है, उस पर भी मैं जवाब दे दूं। जो सारे विषय उठाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो उन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट में उठाया, देहरा इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नहीं, चलिए, कांगड़ा जिला का हिस्सा है, देहरा कांगड़ा जिला का हिस्सा है। और लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2009 में देश की संसद ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। 2009 से लेकर 2009 के बाद 2012 से लेकर 17 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें चयन क्यों नहीं किया? और पिछले 10 महीनों से आप 30 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं? धर्मशाला के कैंपस के लिए आप 30 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं, ये आप बताएंगे? 30 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं धर्मशाला के कैंपस के लिए? आपकी इंटरनल राजनीति इतनी खतरनाक है कांग्रेस की कि आपके जो पूर्व में मंत्री रहे, जो आज विधायक है, उनको भी आपने बाहर बिठा के रखा है। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी है, आप हमारी बात मत करिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने हिमकेयर योजना शुरू की, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे विपिन परमार जी, उन्होंने हिमकेयर योजना शुरू की। और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो थे वो जीत कर आए हैं, फिर से हेल्थ मिनिस्टर हमारे जीत कर आए हैं। वन मंत्री के कार्यकाल में फॉरेस्ट का जो एरिया वो बड़ा है। आस्था जी के पास आ रहा हूँ पहले। आस्था जी, सवाल ये है कि आप भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल तौर पे, प्रशासनिक तौर पे बड़ा इग्नोर रह रहा है। पिछली सरकार में भी 1-2 कार्यालय वहां से शिफ्ट किए गए मंडी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मंडी से थे, जल शक्ति मंत्री मंडी से थे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हुई। क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग थे वो विरोध भी नहीं कर पाए और ना कोई नया कार्यालय खुलवा पाए। ठीक है, अब सवाल ये है कि अब भाजपा आरोप लगा रही है, क्योंकि ठीक है, भाजपा के समय में 3 मंत्री थे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, अब मंत्री 1 है, और कांगड़ा में जो पॉलिटिकल दौरे हैं मंत्रियों के वो भी नहीं हो रहे हैं। उमेश जी ने जैसा सुनाया है, ये डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहा है। जी चमन जी। देखिए राजीव भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांगड़ा पॉलिटिकली
एटलीस्ट मैं इस बात को ये मानूंगा कि पॉलिटिकली इग्नोर्ड है। पॉलिटिकली इसलिए इग्नोर्ड है कि कांगड़ा का जो एक शेयर है वो 1/4 शेयर उनका गवर्नेंस में है, गवर्नमेंट में है। तो उसी तरह से कई बार प्रोपोर्शंस तो नहीं हो सकते हैं उसी प्रोपोर्शन में, आपको जरूरी नहीं है कि वो मिले। लेकिन कांग्रेस के पास, क्योंकि आपको भी पता है अभी भी मंत्रियों के पद खाली थे, तो मैं इसको ज्यादा ये इस तरह से समझूंगा कि वहां से उभर कर कोई भी नेता कांगड़ा से ऐसा नहीं आया जो बाली जी के कदकाठी का हो सके, जो चैलेंज कर सके डायरेक्ट लीडरशिप को या जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को चाहे चीफ मिनिस्टर को। तो वो जितना प्रेशर डालेंगे तो अपने लिए आवाज लड़नी भी तो पड़ती है। एक होती है इंटर पार्टी, एक है इंट्रा पार्टी। तो उसमें पार्टी के अंदर रहकर भी आपको लड़ाई खुद की लड़नी होती है। लेकिन जहां तक एक दूसरा सवाल जो आप बोल रहे हैं, देखिए मंत्री बनने से तो आप शिमला का एग्जांपल दे रहे हैं जो बार बार, आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है, अगर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत वहां पे उसकी बिल्डिंग भी बनी हुई है। और 3 मंत्री होते हुए, पूरी सरकार शिमला में होते हुए, वहां पे सड़क तक नहीं है। अगर आप उस सड़क से जाएंगे बहुत ही बुरा हाल है, बहुत खूबसूरत भर है। जी बिल्कुल, वो ऑपरेशनली नहीं हो पा रहा, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। 3 मंत्री हैं। तो ये तो इनकी सोच और इनके काम करने के तरीके और उसको दर्शाती है कि प्रायोरिटीज क्या होती है। अब दोनों मुद्दे क्या है, ये इधर उधर की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे की बातें हैं वो यही है कि एजुकेशन 2009 से लेकर के पहले तो लड़ाई इसीलिए हुई, खींचतान इसलिए थी कि कैंपस बनेगा कहाँ, देहरा में बनेगा, धर्मशाला में बनेगा, यहाँ बनेगा, वहां बनेगा। ये राजनीति का शिकार वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चुकी है। अब सरकार को कम से कम एफसीए का जो 30 करोड़ का पैसा है वो इमीडिएटली दे करके इस पे काम ज्यादा जल्दी, क्योंकि बच्चों की भविष्य का सवाल है, इसके साथ एजुकेशन का एक मुद्दा है जो एक इम्पोर्टेंट वो है। दूसरा ये भी था एक छोटा सा जो मैं आपको बीच में ये लाना चाहता हूँ कि जो अभी अब किसने लाया आईपीएल, किसने कराया मैचेस, वर्ल्ड कप के किसने होस्ट करवाए, उससे ऊपर उठ करके एक गवर्नमेंट के पास शो केस करने का काफी एक मौका था कांगड़ा मौका था जो खो दिया। बहुत ही वो भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको कर सकते थे, क्योंकि एक लंबा स्ट्रेच था, 5 जो मैचेस थे उसके बीच में, उससे पहले भी इनके पास काफी मौका था कि उसको बुनाते, सरकार वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखाती। और खास करके हेल्थ केयर जैसी चीजों के लिए बड़ा दुखद है अगर आप हिम केयर जैसी योजना को बंद करते हैं। मेरे ख्याल से शायद जो भी है, पर मुझे सबसे अच्छी जो स्कीम्स गवर्नमेंट में से, जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें से सबसे बढ़िया, सबसे जरूरी और ये हिम केयर योजना है। हालांकि इसमें फ्लॉज हैं अभी भी, बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर लोग बैठेंगे, अगर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, इसमें छोटी छोटी खामियां हैं जरूर, लेकिन उसके मामले में भी सरकार जो है, जैसे आप बता रहे हो टांडा में शुरू हुआ है नहीं हुआ है मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर बंद हुआ है, हाँ चंडीगढ़ जैसे कई जो हॉस्पिटल्स है वहां पे ये बंद हुई है स्कीम, वहां पे बार बार डिमांड ये आ रही है कि पिछले बिल ही सरकार ने दी है, बिल। हाँ, बहुत मामला है। दूसरा आपको एक चीज तो देखनी पड़ेगी, इससे कांगड़ा में एक बड़े, इससे एक भी नेता कांग्रेस में जो अपना स्टेक बता सके। अगर सुधीर शर्मा जी को इन्होंने साइडलाइन किया है, उसके बहुत सारे रीजन है, सबको पता है कि क्यों उनको वो पद नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दूसरे नेता भी उसके लिए एक अपना स्पेस बनाने के लिए मुझे नहीं दिख रहा है, खास करके कांगड़ा में जैसी उसमें, क्योंकि पिछले सरकार में अगर आप देखेंगे मंत्रियों ने कोई खास काम किया नहीं कांगड़ा के लिए। ठीक है, वहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, बट अगर आप परमार जी की बात करें, हालांकि इंडस्ट्री मिनिस्टर वहीं से थे विक्रम जी, लेकिन इतना बड़ा आपको मौका था वहां पे, आप कुछ इंडस्ट्रीज को पठानकोट साइड से या नूरपुर तक ला सकते थे, एडजॉइनिंग जितनी भी वो होती है, खास करके जो प्लेन एरिया था वहां पे आप गवर्नमेंट के प्रति उस स्ट्रेच को गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते थे कि नहीं, हमारा एरिया जो है काफी इंदौरा से लेकर नूरपुर से लेकर जो लगता है, तो वो उसमें इंडस्ट्रीज आ सकती थी। तो वो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कितना कोई, मैंने बड़ा प्रोजेक्ट तो सुना भी नहीं है कोई लगा होगा, और ऐसा ही स्वास्थ्य का वो तो अपने हल्के में एक इंडस्ट्री एरिया बना रहे थे, पूरे 5 साल में उसको नहीं बना पाए, वो भी डेवलप नहीं हुआ वहां पे। ये बड़ा हमारे लिए तो देखिए दुखद होता है, लीडरशिप कुछ कर नहीं पाती है। लोगों में गुस्सा तो 100% बिल्कुल है कांगड़ा में कि हमको जानबूझ करके ये शायद ये है, लेकिन उससे ज्यादा मैं
ये मानता हूं कि कांगड़ा में जो कांग्रेस की अंदरूनी जो है, उसमें कहीं भी बड़ा नेता मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा जो जा करके चैलेंज कर सके अथॉरिटी को, या बता सके, या कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हैं जो एक निर्णय ले सकते हैं कि क्यों अभी तक इतना डिले किया। हाँ, 3-4 महीने तक ये हो सकता है आपकी मजबूरियां रहेगी, बट मार्च अप्रैल के आसपास पे एक मंत्री पद एटलीस्ट दिया जाना चाहिए था कांगड़ा को। जी अमित जी, सवाल ये है, एक दो सवाल ये उठे हैं कि एक तो आपने कहा कि पैसा जारी हो गया डीसीज को निर्माण कार्यों के लिए। उमेश जी का सवाल ये है कि वो बड़े लीडर्स ने भी कांगड़ा के आरोप लगाया है कि रेत बजरी नहीं मिल रही है। जो 10,000 का रेत की गाड़ी मिलती थी आज 25,000 की मिल रही है, और अवैध खनन माफिया पनप गया है इस दौरान। कहीं ना कहीं समस्या का हल ढूंढना था और लीडर्स वहां के चुप हैं। लीडरशिप का क्राइसिस है बहुत बड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितने भी लीडर इस समय कतार में है वो ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार विधायक बने हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सीनियर सुधीर शर्मा है, लेकिन वो किन कारणों से उनको रोका जा रहा है या रुक रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन एक कदावर लीडर खड़ा करना पड़ेगा कांग्रेस को, नहीं तो कांगड़ा का भला नहीं हो सकता। देखिए जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे दो बात बड़ी क्लियर कर दूं। एक, जैसे आपने कहा कि निर्माण सामग्री बहुत महंगी मिल रही है, आपको मैं जानकारी में बता दूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरसात के समय में ही कमेटी गठित किया था। उस कमेटी की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पे पहुंच चुकी है। आपको नहीं, वो मैं बहुत दिन हो गया है उस रिपोर्ट को, लेकिन उस पर आपको कोई बता रहा हूं, निर्णय नहीं लिया जा रहा। जी। माननीय सीमेंट का रेट भी बढ़ गया है, सीमेंट का रेट भी 10 रुपए बढ़ गया है। वो तो आपकी सरकार में भी हर 3 महीने बाद 5 रुपए 10 रुपए बोरी बढ़ता था, इनके समय 10 भी रुपया वैसे ही 10 रुपया ऐसे वैसे समय ही में जब चलेगा। प्रदेश में आपदा आई है। मेरे जी नहीं, मेरे जी दोनों मुंह एक जैसे हैं लगभग। हाँ, नहीं, मैं सरकार उसमें कोई उमेश भी जी को दुरुस्त कर देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद ही तुरंत बाद एसीसी सीमेंट और सीमेंट कंपनियों के ऊपर तालाबंदी करवाई थी नहीं, कि उसका सीमेंट जो कोई है फायदा नहीं हुआ, नहीं उसका नहीं कोई वो फायदा इसलिए उसकी वो कोई फायदा राहत नहीं हुई। मैं डॉक्टर साहब मैं उसमें बताता हूँ ना, उसमें फायदा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के एमएलओ ने साथ ही नहीं दिया। अगर वो साथ देते क्यों नहीं कंपनी उसमें बात रहती नहीं थी। नहीं, ऐसा बात ऐसा नहीं नहीं, वो मंशा क्लियर होनी चाहिए उस डॉक्टर चीज साहब, को मंशा छोड़िए। क्लियर होनी रेत चाहिए। बजरी कांगड़ा वालों को रेत बजरी मैं कब मिलेगा, निर्माण कार्य वो कब मैं करेंगे, डंगे मैं कब मैं लगेंगे, मनरेगा का काम मैं बंद है। आपसे जी। डॉक्टर साहब मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब इसी पे आ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री पिछले 15 दिन से स्वास्थ्य उनका खराब है, वो एम्स में भर्ती हैं और अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी अगर वो जैसे वो प्रदेश में लौटेंगे, आते ही मैं आपको बताता हूँ उसमें 2 सुनिए निर्णय बहुत अमित जी मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री जी वहां पे व्हाट्सएप से भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फाइलें भी कर रहे हैं, जैसा कि जी समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, ये विभाग उद्योग मंत्री का है, वो स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, तो क्या हर काम मुख्यमंत्री करेंगे? नहीं मैं सवाल ये आपको है। बता देता हूँ उसमें यही कैबिनेट विषय तो हम उठा रहे हैं कांगड़ा के साथ। मुख्यमंत्री कैबिनेट जी, में आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो है, वो मुख्यमंत्री मैं बनने से पहले मैं कभी भी मंत्री नहीं रहे हैं। आप मैं नए नहीं लोगों को चाहिए, दे वो दीजिए, छोड़िए, लेकिन वो कांगड़ा को छोड़िए उमेश रिप्रेजेंटेशन जी, मैं दीजिए। आपके पास आऊंगा। पहले मैं अमित जी से उमेश भाई मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े भाई रहे, हमने भी आपके सामने राजनीति और हमने एक अच्छी छात्र संघ राजनीति शुरू करी है, तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पर मैं मुद्दे की बात ही है, आपको मुद्दे की बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो कृषि इंडस्ट्री के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने और उनके मंत्री ने बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि एक तो रेट फिक्स होंगे रेत और बिजली के, जो कि उसके ऊपर वो कभी भी कोई भी जो है रेत बजरी का रेट जो है नहीं देगा, क्योंकि मनमानी अपनी जो करते हैं कृषि इंडस्ट्री वाले उसके ऊपर अंकुश चलिए, इस लगाएगा। और बात एम का फार्म का स्वागत है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाए और ये एम खुल जाए चीजें, मैं डॉक्टर साहब मैं वही कह रहा क्योंकि एम जिस फार्म चीज के का क्राइसिस होता है उसकी ब्लैक हो जाती है और अवैध खनन बिल्कुल बहुत हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो एम फार्म जो है, एम फार्म के ऊपर जो ब्लैक धंधा था कृषि इंडस्ट्री, उसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगाने जा रहे हैं। और दूसरी मैं आपको बता देता हूँ, कल ही सरकार ने ऑर्डर किए हैं कि जितने भी क्रैशर वाले हैं उनकी सारी जो लीजें हैं वो चेक की जाए और दूसरा उनकी निशानदेही की जाए, उनकी बाउंड्री की हद बताई जाएगी कि उनकी बाउंड्री कहाँ पे है। तो उसका जो 1-2 दिन में मैं आपको मैंने लास्ट 10 दिन पहले भी आपसे डिबेट करी थी कि 10 दिन के पहले भी यही मुद्दा था और आने वाले समय में 1-2 दिन में आपकी ये चीजें सारी लाइन अप हो जाएंगी। जी, एक तीसरा एक हाँ अमित जी, एक सवाल रह रहा है कि 5 मैच हुए वर्ल्ड कप के, ठीक है, जी क्रिकेट बोर्ड ने उसका आयोजन किया, जो भी किया, सरकार के पास एक मौका था पूरे देश विदेश में इस समय पर्यटन विभाग
अपना हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कोई चीजें कुछ वहां पे धर्मशाला के अंदर कहीं भी स्टॉल लगा के डिस्प्ले करते, चीजों को लोग जो पर्यटक आ रहे थे वो खरीदते। हिमाचल का कहीं ना कहीं वो होता, लेकिन आपका पर्यटन विभाग, आपका हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह के जितने भी जुड़े हुए वो है, सरकार पूरी तरह से गायब रही। एक मौका था कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्प्ले करते, हो सकता है आपको ग्राउंड के पास ही, वहां पवेलियन के पास ही कोई बड़ा एक स्थान देती रहती है अपने एचपीसीए इस डिस्प्ले के लिए और सेल के लिए। मैं आपसे बात वही उस पर बात, चलो आपने छेड़ दी, मैं छेड़ना नहीं चाहता था, आपने छेड़ी तो अब उसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऐसी कोई भी व्यवस्था करने के लिए कोई उनके दिमाग में पॉलिसी नहीं थी, ना उनके विचार था, पहली बात। दूसरी बात है कि जो टूरिज्म की आपने जो बात करी, टूरिज्म मिनिस्टर की तरफ से उनकी एक मेल गई थी, और आपसे ये तथ्य पे अरुण धूमल जी से जहाँ माननीय जो भी बीसीसीआई के वहाँ के एचपीसीए के जो भी पदाधिकारी, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमें हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट जो है आप कहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। उनकी मेल का अभी तक, उनका मेल चुनाव अपना मैच भी खत्म हो गया, उनका मेल का जवाब नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात है कि सरकार ने उनको जो उन्होंने मांगा था उससे भी डबल बढ़ के उनको, नहीं चलिए वो तो सरकार की बड़े बड़ा छोटा विषय मत बनाए इसको। मेरा विषय डॉक्टर साहब ये है, बड़े भाई इस विषय में एक बात आप बोलिए अमित जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सरकार से एक विनम्र प्रार्थना की थी कि जो टैक्स बन रहा है, इस ग्राउंड का जो टैक्स बनेगा, जो सरकार को 30-35 लाख रुपए एक मैच का जाएगा, वो माफ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े स्पष्ट होकर कहा कि हमारे पास, सरकार के पास पैसे नहीं है, अगर आपकी इनकम हमें आती है उस इनकम से आपके ही हिमाचल के लिए हम लगाएंगे, हमारा कोई व्यक्तिगत, तो वो जो हमने माफ नहीं किया सरकार ने वो पैसा, उसकी वजह से कमर्शियल बॉडी है, वो कोई दिक्कत, वो कोई दिक्कत नहीं, इस विषय को छोटा किया जा रहा है, इस विषय को छोटा किया जा रहा है। मुझे एक चीज बताएं कि टूरिज्म के होटल्स ने क्या व्यवस्था करी थी कि जो पर्यटन इतनी दूर से आ रहे थे, टूरिज्म के होटल्स ने क्या व्यवस्था करी थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या व्यवस्था करी थी? आप कैंपस को छोड़िए, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को छोड़िए, लेकिन आप अपने टूरिज्म की बात करिए। नहीं उमेश जी, मैं कर रहा हूं आप बताइए जो लिंक रोड्स हैं उसकी क्या व्यवस्था करी थी आपने? और जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो जाम लग रहा था उसकी क्या व्यवस्था करी थी? ऐसे मामले अपने बात खींच रहे हैं और एचपीसीए के ऊपर डाल रहे हैं। एचपीसीए ने तो बहुत बड़ा प्रयास किया है, 5 मैच हुए यहाँ पर, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर टूरिज्म के रूप में आए हैं। उसका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसको छोटा मत करिए, आप अपने विषय में बताइए। आपने टूरिस्ट आने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए क्या किया? बोलिए आप। देखिए राजीव भाई, प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रॉब्लम ये होता है सरकारों में कि अपनी जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं। अगर ये छोटा सा मान लीजिए टूरिज्म, बाकी तो इनको शोकेस करने के लिए बहुत सारी ऐसी थी जो वहां पे शोकेस हो सकते थे बाहर प्रोडक्ट। दूसरा ये है कि आपने सुना होगा कि टिकट्स की अवेलेबिलिटी करवाना सरकार का काम था, और जितने भी एडजॉइनिंग ट्रांसपोर्ट जहां तक जा सकता था, अगर इन लोगों ने वहां पे सारे लोगों को एक कमरा जिसमें अटैच फैसिलिटीज हो, उसको कॉमन मीनू दिया होता कि ये मीनू आप आइए, हमारे यहाँ पे कांगड़ी धाम आपको खाने में मिलेगी, ये एक पैकेज है, उससे ऊपर आप कूपन सरकार से लीजिए, जाइए फलाने नंबर पे, इस हाउस पे, आपको इतना रेवेन्यू ये जनरेट हो सकता था। सोचिए, नहीं रेवेन्यू जनरेट हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हुआ क्या है, एक व्यवस्था नहीं बन पाई। मेरी बात सुन लीजिए, एक व्यवस्था नहीं बन पाई जो पर्यटन विभाग को, जो नहीं अमित जी सुनिए, लोग आए, लेकिन लोगों को होटल्स की कमी भी दिखी, कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की, ओवरचार्ज भी हुए लोग, क्योंकि उन्होंने मैच देखने थे, 5 मैच थे, ट्रैफिक में फंसे, कहीं ना कहीं टूरिज्म विभाग ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की थी, उसको जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पाया कांगड़ा में। सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो गई। आगे के लिए, भविष्य के लिए सरकार इसमें चिंता करे, जिससे पर्यटक जो इस हिमाचल में आए वो और अच्छी तरह से रह पाए। जो राजनीतिक तौर पे हमारा कांगड़ा शिकार हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस को भी एक टॉल लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, और भाजपा को भी सेम, क्योंकि भाजपा के भी बड़े लीडर आगे अगले चुनावों में दिखेंगे नहीं, पीछे भी नहीं दिखे, भाजपा अपनी पूरी भूमिका निभा रही है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई है। मैंने फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जो है वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले कभी मंत्री नहीं रहे हैं। आज तक
आदरणीय सुखराम सुक्खू जी कभी मंत्री नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री बने। आप 2 बार के बना दीजिए, 3 बार के बनाइए, लेकिन कांगड़ा से अन्याय मत करिए। धूमल साहब जब बने थे वो तो विधायक भी नहीं थे, पहली बार ही विधायक बने थे। धूमल साहब ने कांगड़ा से 3 लोग बनाए थे, 4 लोग बनाए थे कांगड़ा से। चलिए धूमल साहब ने 4 लोग बनाए थे कांगड़ा से। चलिए हम आज चर्चा कर रहे थे कि कांगड़ा जिला राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से इग्नोर है और उसका कहीं ना कहीं निराशा जनता के बीच में आ रही है, कांग्रेस के वर्कर में आ रही है, क्योंकि कोई भी लीडर खड़ा नहीं हो रहा है। एक मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन मंत्री कितने एक्टिव हैं वो जग जाहिर है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बड़ी घोषणाएं कांगड़ा जिला को लेकर हैं, लेकिन वो काम कैसे होगा, किस तरह से चलेगा, कौन उसमें इंटरेस्ट लेगा, अभी तक कोई तय नहीं है। और मंत्रिमंडल में कब स्थान मिलेगा कांगड़ा को, क्योंकि शिमला को तवज्जो इतनी ज्यादा दे दी गई है और जिस कांगड़ा ने सरकार बनाने में अपना 1/4 योगदान दिया है, वहां से सिर्फ एक मंत्री है और भाजपा लगातार हमले बोल रही है कांगड़ा को, जो इस तरह से इग्नोर किया गया है। और आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ती दिख रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।